स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलोइड के बारे में, है ना। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने देखा था एब्जॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद हम लोग कैटलिस्ट और एंजाइम को कंप्लीट कर दिया था, ठीक ना। अब सरफेस केमिस्ट्री का जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं कोलोइड, ठीक ना। तो आज जो भी पढ़ेंगे कोलोइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये लगभग 4 से 5 लेक्चर का कोलोइड टॉपिक है। इसके बाद हमारा सरफेस केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। तो हेडिंग लगाएंगे कोलोइड्स के बारे में, लिखेंगे क्या होता है कोलोइड्स। कोलोइड कहता क्या है ना, कि यह एक प्रकार का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक ना। अब जैसे हम लोग बात करेंगे होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस का, तो मतलब हम समझा चुका हूं बहुत पहले भी कि होमोजीनियस का मतलब होता है कि अगर दो सब्सटेंस को अगर मिक्स किया जाए तो मिक्सिंग के बाद जो उनका फिजिकल स्टेट जो बनकर सामने आएगा वो बिल्कुल सेम हो जाएगा, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास शुगर है, चीनी है, ठीक ना। किस अवस्था में है? ये आपका सॉलिड स्टेट में, और यहाँ पर क्या आपका फिर वाटर है। ये किस स्टेट में है? ये आपका लिक्विड स्टेट में। तो जब तक इन दोनों को मिक्स नहीं किया गया था तो शुगर आपको सॉलिड नजर आ रहा था, वाटर आपको लिक्विड नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया कि किसी कंटेनर में शुगर को और वाटर को क्या कर दिया, मिक्सअप कर दिया, ठीक ना। जब मिक्स कर दिया 10 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद जब पूरी अच्छी तरीके से मिक्स कर जाएगा तो मैं आपसे जब पूछूंगा कि मेरे को बताइए इसमें जो शुगर प्रेजेंट है क्या वो सॉलिड स्टेट में है? क्या बोलोगे आप? नहीं बोलोगे। बोलोगे ना कि सर नहीं, यहाँ तो सॉलिड नजर ही नहीं आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मिक्सिंग के बाद अगर इनके फिजिकल स्टेट में अगर किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं किया जाए, ठीक ना, तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं हम लोग? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत पहले ये सब चीजें, 11th क्लास में बेसिक में पढ़ा गया था। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, क्लियर हो गया। फिर हमने वाइल को और लिक्विड को अगर मिलाया गया तो ये हमारा कंप्लीट मिक्सअप नहीं होता है। होता क्या है कि वाइल जो होता है वाटर के सरफेस पे क्या होता है, तैरने लगता है। तो वहां पर दोनों का फेज अलग अलग है, वहां पर आपको वाइल में अलग नजर आएगा, लिक्विड अलग नजर आएगा। लेकिन शुगर और वाटर के सॉल्यूशन को अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको शुगर और वाटर मिक्स होने के बाद ये अलग अलग नजर नहीं आएगा, एक जैसा सेम अपीयरेंस होता है, इसलिए इनको बोलेगा होमोजीनियस मिक्सचर। और इनका सेम अपीयरेंस नहीं होता है, इनको बोला जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक ना। एक सैंड है मेरे पास और एक वाटर है, इन दोनों को मिलाइएगा तो इसमें देखिएगा कि सैंड जो होता है पानी के नीचे बॉटम में जाकर के सेटल कर जाता है। ऐसे मिक्सचर को ये भी हमारा क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही कहलाएगा, क्लियर है। तो हम लोग को आज सॉल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ना है। शुगर और वाटर को मिलाएंगे तो ये कहलाएगा मेरा सॉल्यूशन। और कहा जाता है कि जब कोई भी ट्रू सॉल्यूशन की बात की जाए तो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है कंप्लीटली होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जबकि कोलोइड्स जो होता है कैसा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा होता है कोलोइड? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। मतलब कि अगर आप कोलोइड को देखोगे, कोलोइड जब आपके सामने होगा तो आप उनके फिजिकल स्टेट को दोनों को अलग अलग कर सकते हो। आप यहाँ पर पानी चीनी का जब मिश्रण बन गया तो यहाँ पर आप इसको यहाँ पर सेपरेट आप नहीं कर सकते, जबकि कोलोइड को केमिकल मेथड के द्वारा या फिजिकल मेथड के द्वारा, फ्रीजिंग के द्वारा या बॉइलिंग के द्वारा आप उसको आसानी से उनके कंपोनेंट्स को आप क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। यहाँ पर जो सॉल्यूशन मेरा तैयार है, इस सॉल्यूशन को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा शुगर जो है सॉलिड है, ठीक ना, और लिक्विड वाटर जो मेरा लिक्विड है। यानी कि यहाँ पर जब सॉल्यूशन तैयार हो गया तो आप उसमें से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट नहीं कर सकते हो, जबकि कोलोइड में ऐसा नहीं है। आप विशेष परिस्थिति में कुछ विशेष नियम कानून के आधार पर आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो कोलोइड किसी भी मैटर का, बता दो रहा हूं, कोलोइड किसी भी मैटर का एक स्टेट ही माना जाता है। कि जैसे कहने का मेरा मतलब है कि वाइल और लिक्विड है, दोनों को मिक्सअप किया तो ये दोनों सेम फेज में नहीं जा पाया जाएगा, एक अलग टाइप का फेज होगा ये,
उसी अलग टाइप के फेज को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोराइड बोलते हैं। तो सिंपली अगर कोई पूछेगा कि क्लोराइड क्या है, तो बोलिएगा कि क्लोराइड जो होता है किसी मैटर का एक स्टेट रिप्रेजेंट करता है। अब आप पढ़ोगे कि सर मैटर का स्टेट तो फिजिकल जो होता है फिजिकल स्टेट होता है, सॉलिड लिक्विड गैस होता है। यहाँ तो कोई सॉलिड या कोई लिक्विड या कोई गैस में तो क्लासिफाइड नहीं है ना। मतलब कोई ऐसा स्टेट जिसमें आप दोनों कंपोनेंट को विजुअलाइज कर सकते हो किसी खास माइक्रोस्कोप की मदद से। अब नॉर्मल में आपको दिखाई नहीं देगा, है ना, लेकिन उसको जैसे वायर और लिक्विड है या वायर और पानी है, तो आप इसको अपनी नंगी आंखों से देख सकते हो। लेकिन जैसे कि मैं बोलूंगा कि मिल्क, दूध जो है ना, तो मिल्क क्या है, एक प्रकार का क्लोराइड है ना। कैसा क्लोराइड, इसको बोला जाता है इमल्शन बोला जाता है। तो जो मिल्क हो गया, तो मिल्क दूध देखोगे तो उसमें आपको क्या बोलते हैं, क्रीम नजर नहीं आएगा, है ना, वाटर नजर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जब उसको तुम सेपरेट करोगे तो अलग हो जाएगा। अब जैसे मिल्क है ना, अभी मिल्क बॉयल कंडीशन में है, आप इसमें फिटिकरी डाल दो या इसमें नमक डाल दो या इसमें नींबू डाल दो, तो कुछ देर के बाद पता चलेगा कि जो क्रीम हो गया थक्का थक्का बन करके सेपरेट होता है और पानी अलग निकल जाता है ना। बटर इसमें से जो हम बटर खाते हैं, है ना, वो बटर को भी तुम देखोगे तो उसको किसी मेथड के द्वारा अगर उसमें कोई डीएमिल्सिफाइंग एजेंट तुम डालोगे तो वो अलग अलग अपने कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है ना, सेपरेट हो जाएगा। तो मतलब नॉर्मली देखोगे तो नहीं लगेगा यार कुछ नहीं पता चल रहा पानी क्या है, आप फिर बोलोगे कि सर लिक्विड स्टेट में, लेकिन उसको हम लोग लिक्विड नहीं बोल करके क्या बोलते हैं, उसको हम लोग की इमल्शन है। तो ये सब जितने भी सर चीजें हैं हम लोग यही सब टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, क्लोराइड से सारे, और इसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हेडिंग लगाइए, हम लोग लगाते हैं क्लोराइड। क्या होता है क्लोराइड, इसके बारे में देखते हैं। लिखेंगे सबसे पहले इट इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स। क्या होता है, टू कंपोनेंट्स, ठीक है। लिखेगा द क्लोराइड is formed by the mixing of dispersion phase DIS dispersion phase and dispersion मीडियम, है ना। किस किस से मिलकर बनाता है, क्लोराइड कहता है कि एक कंपोनेंट उसका होता है डिस्पर्शन फेज और दूसरा जो कंपोनेंट होता है क्या होता है, डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन फेज को हम शॉर्ट में डीपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शॉर्ट में डीपी बोलेंगे। डीपी स्टैंड फॉर डी फॉर डिस्पर्शन, पी फॉर फेज। और यहाँ पर डिस्पर्शन मीडियम को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डीएम बोलेंगे, ठीक है। बार बार मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं शॉर्ट में डीएम डीपी की बात करूंगा, ठीक है ना। डीएम स्टैंड फॉर डिस्पर्शन, एम फॉर मीडियम। तो कोई भी क्लोराइड बनता है जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, कैसे बनता है, डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम को जब एक दूसरे के साथ जब मिक्स करते हैं तो कहता है क्या, क्लोराइड बनता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से सॉल्यूशन जो होता है, जैसे हम लोग देखो हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं ना, तो सॉल्यूशन में क्या बोलते हैं, एक कंपोनेंट जो होता है वो सॉल्यूट होता है और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो जो सॉल्यूट होगा, है ना, इसी टाइप से सॉल्यूशन की जगह आपको कर देना है क्लोराइड कर देना है, सॉल्यूट की जगह डिस्पर्शन फेज कर देना है और सॉल्वेंट की जगह डिस्पर्शन मीडियम करते हैं। मीडियम का मतलब होता है जिसमें कुछ मिक्स किया जाए, ठीक है ना, जिसमें कुछ मिक्स किया जाए उसको बोलेंगे मीडियम। सॉल्यूशन के केस में जिसमें किसी चीज को मिलाते हैं जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जो कंटिन्यूअस नेचर का होता है, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। जिस चीज को मिलाया जाता है डिस्पर्शन फेज में, जिस चीज को मिलाया जाता है सॉल्वेंट में, उसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड। ठीक उसी प्रकार को जिस चीज को डिस्पर्शन मीडियम में मिलाया जाएगा उसको बोलेंगे क्या, डिस्पर्शन फेज। अगर क्वांटिटी वाइज की बात करें तो जिस तरह से सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूट की मात्रा कम होता है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, ठीक उसी प्रकार क्लोराइडल सॉल्यूशन में भी डिस्पर्शन फेज जो होगा इसकी अमाउंट
इस डिस्पर्सन मीडियम के रिस्पेक्ट में कम होता है। क्लियर हो गया? तो बस लिख दीजिए। बस देखो यहाँ पर माइंड सेट करके ये रखना कि जो सॉल्यूशन का जो पैटर्न है उसी पैटर्न ये भी होता है। जिस तरीके से सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्स करने से बनता है, ठीक उसी प्रकार से क्लोराइड जो होता है डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम से मिलकर के बना होता है। ठीक है ना? डिस्पर्सन फेज क्या हो गया? सॉल्यूट नहीं हुआ, सॉल्यूट के जैसा हुआ। डिस्पर्सन मीडियम क्या हुआ? सॉल्वेंट नहीं हुआ, सॉल्वेंट के जैसा हुआ। क्लोराइड क्या है? सॉल्यूशन नहीं है लेकिन सॉल्यूशन के जैसा हुआ। ठीक है ना? तो बस ये माइंड में याद रखना, सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो आपको पता चल जाएगा क्लोराइड बराबर Dp प्लस Da। ठीक है? तो यहाँ पर बगल में लिख लेंगे, साइड में यहाँ पर लिख देंगे जो क्लोराइड जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसी लाइन को फॉर्मूले से लिख देता हूं। एक होता है डिस्पर्सन फेज और प्लस दूसरा क्या हो जाएगा बाबा? डिस्पर्सन मीडियम। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक टर्म आएगा, आप लिखना पड़ेगा कि डिस्पर्सन सरफेस क्या होता है। तो यहाँ पर डिस्पर्सन फेज के बारे में क्या लिख दोगे? लिखो इट इज द डिसकंटिन्यूअस, याद रखिएगा, डिसकंटिन्यूअस substances which are mixed बोलो या अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, क्लोराइड के लैंग्वेज में डिस्पर्स्ड। याद करो सॉल्यूशन में बोलते थे डिजॉल्व, यहाँ पर क्या बोल रहा है? डिस्पर्स्ड। मतलब कि कोई चीज में किसी चीज को डाल दोगे तो तैरता नजर आएगा, डिस्पर्स्ड हो जाएगा, है ना? मिक्स का मतलब होता है, डिजॉल्व का मतलब होता है कंप्लीटली तरीके से। यहाँ पर ये डिजॉल्व नहीं करेगा बल्कि डिस्पर्स्ड हो जाएगा। आई बात समझ में? इट इज द डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस बोलने का क्या मतलब हो गया? मतलब कि जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई कंटेनर है और उसमें डिस्पर्सन मीडियम कोई है। डिस्पर्सन मीडियम आपका वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब उसमें हमने क्या किया डिस्पर्सन मीडियम में, जैसे कि आप चाय बनाते हो ना, तो चाय पत्ती हो गया। अब चाय पत्ती को तुम डाल दो उसमें, तो चाय पत्ती क्या होता है? कोई एक जगह नहीं रहता बल्कि पूरे मिल्क में जो हम वाटर जो डाल के बनाते हैं वो पूरी तरह से डिस्पर्स्ड। कुछ पार्टिकल नीचे होते हैं, कुछ पार्टिकल दाएं बाएं बीच में सेंटर में, चारों तरफ डिस्पर्स्ड हो जाता है। मिक्स का मतलब होता है कि पानी है उसमें चीनी डाल दिया, कुछ देर के बाद आपको डिस्पर्सन मतलब कि सॉलिड पार्टिकल आपको नजर नहीं आएगा, तो वहां पर बोलते थे डिजॉल्व सॉल्यूशन के केस में। लेकिन क्लोराइड के केस में क्या बोलेंगे? डिस्पर्स्ड बोलेंगे। क्लियर हो गया? इट इज द डिसकंटिन्यूअस सबस्टेंसेस व्हिच आर डिस्पर्स्ड in another medium like वाटर हो सकता है, वायल हो सकता है, इट इज कर देता हूं, इज कॉल्ड डिस्पर्सन फेज। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्पर्सन फेज बोलेंगे। क्लियर हो गया? चलो जल्दी करो, जल्दी से फटाफट। इसके बाद हम लोग लिखते हैं डिस्पर्सन मीडियम के बारे में। यहीं पर लिख देता हूं मैं। देखेंगे डिस्पर्सन मीडियम, डीएम स्टैंड फॉर डिस्पर्सन मीडियम। क्या होता है देखेंगे, इट इज द कंटिन्यूअस, याद रखिए क्या होगा? कंटिन्यूअस रहेगा। वाटर किसी बोतल में रखते हो तो जिस लेवल तक भरा रहता है वो पूरा लेवल तक एक समान रहता है ना? ऐसा नहीं कि पानी किसी बोतल में रखे तो पानी ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, बीच में खाली रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना? उनके पार्टिकल के बीच में जो गैप होता है वो फिक्स गैप होता है। ठीक है? इट इज द कंटिन्यूअस substances in which dispersion phase dp, in which यहाँ पर dm है, स्पष्ट रूप से देख लीजिएगा। continuous substances in which dispersion phase get dispersed is called dispersion medium, है ना? डिस्पर्सन मीडियम में
क्या मिलता है, डिस्पर्सन फेज मिलता है। कहता है कि इट इज द कंटिन्यूअस सब्सटेंसेस इन विच डिस्पर्सन फेज गेट डिस्पर्स्ड, ठीक है ना, इज कॉल्ड क्या, डिस्पर्सन मीडियम। मतलब कि अगर कोई क्लोराइड है, क्लोराइड बनाना है तो डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्सन फेज को मिलाएंगे। डिस्पर्सन फेज क्या होता है, जो डिस्पर्सन मीडियम में बनता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूशन जब तैयार करते हैं तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स करते हैं, ठीक उसी प्रकार क्लोराइड बनाते समय डिस्पर्सन फेज को डिस्पर्सन मीडियम में मिक्स करते हैं। डिस्पर्सन मीडियम आपका कंटिन्यूअस नेचर का होगा, जबकि डिस्पर्सन फेज आपका डिसकंटिन्यूअस नेचर का होगा। क्लियर है? चल आगे बढ़े। वैसे मैंने लिखवा दिया है, यहाँ पर लिख लो साइड में करके, कहीं पर स्टार दे करके। डिस्पर्सन फेज जो होता है डिसकंटिन्यूअस स्टेट होता है ना, जबकि डिस्पर्सन मीडियम जो होता है क्या होता है, कंटिन्यूअस स्टेट होता है। कोई लोग बोलता है कि डिसकंटिन्यूअस स्टेट बोलता है, डिसकंटिन्यूअस नेचर बोलता है, इसको डीएम को बोलता है कंटिन्यूअस स्टेट बोलता है, कंटिन्यूअस नेचर बोलता है। ठीक है, इसको अपना याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि सॉल्यूशन में, क्लोराइड में और एक सस्पेंशन होता है, उनमें क्या अंतर होता है। लिखेंगे, लिखिए इसको, द डिफरेंसेस बिटवीन, लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग लगाइए, है ना, या क्वेश्चन करके लिख लो, कुछ भी करके ऐसे लिखते हेडिंग करके, डिफरेंसेस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन कॉमा क्लोराइड एंड सस्पेंशन, है ना। इन सबके बीच में जो मेन डिफरेंस होता है वो साइज ऑफ पार्टिकल का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए और इसके बारे में लिखेंगे हम। तो एक तरफ लिखिएगा प्रॉपर्टीज के बारे में कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सा होगा, है ना। इसके बाद दूसरी तरफ लिखिएगा ट्रू सॉल्यूशन, है ना, ट्रू सॉल्यूशन लिखिएगा। एक तरफ लिखिएगा क्लोराइड, है ना, और एक तरफ लिखिएगा आप सस्पेंशन क्या होता है। पहला प्रॉपर्टी कहता है कि इसका नेचर देखा जाए, क्या देखा जाएगा, नेचर। तो ये कहता है कि ट्रू सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। कैसा होता है, होमोजीनियस नेचर का होता है। जबकि क्लोराइड कैसा होगा, हेट्रोजीनियस होता है। और सस्पेंशन भी क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, साइज ऑफ पार्टिकल की बात करेगा। तो सॉल्यूशन में जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। लिखिएगा लेस देन 1 नैनोमीटर, एनएम है, ठीक ना। ये क्या कहता है, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक होता है। जबकि इसका जो साइज होता है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। मतलब क्या कि यहाँ पर जो ट्रू सॉल्यूशन के केस में जो पार्टिकल का जो साइज होगा वो कहता है कि 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है, कम होता है। यानी कि सॉल्यूशन तैयार हो गया है। अब उस सॉल्यूशन की पार्टिकल की बात करेंगे तो कहता है क्या कि 1 नैनोमीटर से भी कम होता है साइज। क्लोराइड के केस में क्या होता है कि 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर से क्या होता है, बीच में लाई करेगा। 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में क्लोराइड पार्टिकल, जो क्लोराइड बनेगा उसके पार्टिकल का जो साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि ट्रू सॉल्यूशन में, यानी कि सॉल्यूशन बोले या ट्रू सॉल्यूशन बोले।
सॉल्यूशन में और क्लोराइड में क्या अंतर है, तो मेन डिफरेंस बोलिएगा कि साइज का डिफरेंस है कि ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, जबकि कोलोइडल पार्टिकल का जो साइज होता है 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। और यहाँ पर सस्पेंशन के केस में क्या होगा कि ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, यानी कि 1000 नैनोमीटर से कोई सबस्टांस है, कोई मटेरियल है, ठीक ना, और उसकी साइज जो है 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होगा तो उसको कंसीडर क्या करेंगे हम लोग, सस्पेंशन कहते हैं, ठीक है ना। तीसरा प्रॉपर्टी लिखिएगा विजिबिलिटी। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी का मतलब होता है दृश्य, जिसको हम देख सकते हैं। तो कहता है यहां पर लिखिएगा ट्रू सॉल्यूशन केस में नॉट सीन बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया माइक्रोस्कोपी से, ठीक ना। तो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल जो होंगे उनको आप अपने नेकेड आई से, मतलब अपनी नंगी आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, और आप कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह, उसके माध्यम से भी आप उसको नहीं देख सकते हैं। कोलोइड के केस में कहता है कि ये नेकेड आई से नहीं दिखाएगा, अपनी खुली आंखों से, इस नंगी आंखों से आप इसको नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे, कोई अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कोई इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे, माइक्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट का, तो आप उसको देख सकते हैं, माने उनके कंपोनेंट को देख सकते हैं कि ये डिस्पर्सन फेज है, ये डिस्पर्सन मीडियम है। जब कोई सॉल्यूशन के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप आप इस्तेमाल करें, ठीक है। इसमें लिख देंगे कि इट इज नॉट विजिबल विथ नेकेड आई। नेकेड का मतलब नंगा, ठीक ना, नेकेड आई, बट विजिबल विथ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में भी जिसका मैग्निफिकेशन पावर सबसे ज्यादा है वही देख सकते हैं, उसी से देख सकते हैं, माने कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप तो नहीं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के माध्यम से, ठीक ना। चलिए, और ये क्या होता है, इट इज विजिबल विथ नेकेड आई, है ना। ये आप इसको अपनी नंगी आंखों से क्या कर सकते, देख सकते, जैसे कि पानी में बालू को मिला दिया जाए तो बालू को अपने आसानी से देख सकते हैं, पानी को आसानी से देख सकते हैं, है ना। दूध क्लोराइड क्या है, मिल्क जो है एक प्रकार का क्लोराइड है, तो आप मिल्क को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मिल्क में फैट किधर है, क्रीम किधर है, पानी किधर है, नहीं देख पाओगे। हाँ, लेकिन उसको माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के पास जाओगे तो आपको दिखाई देगा, और ये आप किसी भी माइक्रोस्कोप से देखो, ये दिखाई आपको नहीं देगा। हो गया। चौथा कहता है क्या, फिल्टरबिलिटी। फिल्टरबिलिटी या इसको सेपरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फिल्टरबिलिटी या सेपरेशन, मतलब उसको छान कर अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो लिखेंगे इट इज नॉट फिल्टर, ये किसी भी चीज के द्वारा ये फिल्टर नहीं होगा। यहां पर लिखेंगे कि इट इज filtered by a special type of filter paper। याद रखना, कैसा फिल्टर पेपर होगा, स्पेशल टाइप के, जैसे एनिमल मेम्ब्रेन हो गया या वेजिटेबल मेम्ब्रेन हो गया, उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, तो देख सकते हैं। अच्छा, फिल्टर पेपर आप लोग लेबोरेटरी में जाइएगा तो आपको लैब वाले टीचर बताएंगे कि ये फिल्टर पेपर है, ठीक ना। तो हम लोग जैसे अपने कॉलेज में जो फिल्टर पेपर देखते थे तो हम लोग को वहां पर क्या होता था, इस तरह से पेज टाइप का होता था, ठीक है, इस तरह से पेज टाइप का, और इस तरह से क्या होता है कि इसको कोनिकल बनाया रहता है और इस पर कुछ डालते थे तो आसानी से क्या होता है कि फिल्टर पेपर के पोर से जो पार्टिकल निकलना था निकल जाता था, बाकी जो साइज जिसका बड़ा होता था वो फिल्टर पेपर पे रह जाता था, ठीक है ना। तो एक पेपर होता है ना जो स्पेशल टाइप का बनाता है, तो कहता है कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर, जैसे मैंने इसके बारे में बताया कि नॉर्मल फिल्टर पेपर है, तो इससे क्या होगा कि वो नहीं होगा, बल्कि वो स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर जरूरत पड़ता है। और वो कौन सा फिल्टर पेपर होता है, एनिमल मेम्ब्रेन बोलिए या उसको क्या बोलिए, वेजिटेबल मेम्ब्रेन बोलिए, इस टाइप का होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको
आसानी से किसी भी फिल्टर पेपर से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। लिख लेंगे इट कैन यहाँ पर देख लेना है ना, जो जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज के अलावा हम दिखा दे रहा हूं मैं तरीके से, ठीक ना, कंफ्यूजन मत कीजिएगा, है ना। यहाँ पर लिखिएगा इट इज फिल्टर्ड बाय एनी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, नोट कीजिए इतना। चलो मैं इसी में लिखूंगा कंटिन्यू करके, चौथा नंबर हो गया। आप यहां से पांचवा नंबर लिखिएगा, है ना। यहां पर फिर क्या कहता है, पांचवा पॉइंट लिखेगा अपीयरेंस। अपीयरेंस जो होता है कैसा दिखेगा, तो ये ट्रू सॉल्यूशन कहता है कि क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। जबकि ये कैसा होता है, ये कहता है कि ट्रांसलूसेंट। कैसा होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, मतलब कि हल्का हल्का धुंधला, मतलब कुछ दिखाई देगा कुछ दिखाई नहीं दे सकता। और ये क्या देता है, ओपाक्यू टाइप का, मतलब कि ये धुंधला नहीं, मतलब कि कंप्लीट दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। चलो, दिखाई देने का मतलब होता अपीयरेंस की तरफ हो रहा है ये चीजें, है ना। छठा में लिखिएगा टिंडेल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट, है ना। तो टिंडेल इफेक्ट क्या होता है, पढ़ाना है। ब्राउनियन मूवमेंट क्या पढ़ाना है हमको। टिंडेल इफेक्ट का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ब्राउनियन मूवमेंट होता है कि जब कोलॉइडल पार्टिकल अपने जिगजैग पाथ में मूव करेगा तो उसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। तो याद रखिएगा, कहता है क्या कि जो सॉल्यूशन होता है, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, नॉट सो टिंडेल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट। आई बात समझ में। जबकि ये क्या कहता है कि इट सो टिंडेल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट। आई बात समझ में। और इसके बारे में लिखिएगा कि इट मे और मे नॉट, सो भी कर सकता है नहीं भी सो करता है। इट मे और मे नॉट सो टिंडेल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट। आई बात समझ में, नोट कीजिए। और एक और लिख लीजिए, पार्टिकल का साइज का अगर शेप देख लेते हैं, उसका साइज के ऑर्डर में, है ना। नोट कीजिए, इसको लिखेंगे सातवां होगा ना, लिखिएगा शेप ऑफ पार्टिकल। यहाँ शेप का मतलब कोई भी शेप हो सकता है, ठीक है। हम साइज ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ साइज के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो इसका शेप होगा, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल होता है। क्या होता है, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल, इस तरह से दिखा दीजिएगा, है ना, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल। इसका जो होता है कोलॉइडल का कुछ साइज इस तरह से होता है, कुछ बड़ा साइज होता है इसका, है ना। और सस्पेंशन जो होता है इसका साइज थोड़ा और बड़ा होता है, इस तरीके से दिखा दीजिएगा। अब तुम बोलोगे कि सर शेप तो सबका स्फेरिकल है, और स्फेरिकल ही है शेप भाई, लेकिन हमने लिखवाया है क्या, साइज के ऑर्डर के रिस्पेक्ट में, है ना। ये बहुत देखने में बहुत छोटा होगा, दिखाई नहीं देगा, बहुत छोटा होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर।
1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, और ये 1000 नैनोमीटर से साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको, आगे बढ़े। आइए, अभी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि कोलॉइडल पार्टिकल का साइज क्या है, ठीक ना। एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। देखो तो जरा सा भाई, लिखेंगे व्हाट इज द साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। बहुत बार पूछ सकता है, पूछा हुआ है, ये आईपीएमटी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत बार, स्टेट लेवल के एग्जाम में, आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी ये चीज बहुत बड़ा है। क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। अभी अभी मैंने बताया, आंसर में क्या हो जाएगा, साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल जो होगा, कोलॉइडल पार्टिकल यानी कि कोलॉइड के पार्टिकल की बात हो रही है, ठीक ना, वो कितना हो जाएगा बताया था, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर में। किसी किसी बुक में 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर तक दिया रहता है। अगर आपको क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन अगर नहीं मिलता है, क्योंकि ये मोस्ट एक्यूरेट है, तो दूसरा ऑप्शन देता है कहीं कहीं 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर में, है ना। यहाँ पर इसको कभी कभी इस सेंस में देता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम जो रेंज होना चाहिए वो कितना है, 1 नैनोमीटर है, और ये कितना है, 1000 नैनोमीटर है। तो ये 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर जो है, आखिर ये 100 किसके बीच में है, इन्हीं दोनों के बीच में लाई करता है। तो मोस्ट ऑफ द एनसीईआरटी भी ये मेंशन किया है, अच्छी अच्छी किताबें भी इसको मेंशन किया हुआ है, लेकिन किसी किसी बुक में ये भी आपको मेंशन किया हुआ। तो आप इसको मत याद रखिएगा, है ना, आप इसको याद रखिएगा, ठीक ना। तो मैं इसको गलत काट देता हूं, ठीक ना, गलत नहीं है, ठीक ना, लेकिन आपको एनसीईआरटी के अनुसार ये सही है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अब इसी में कहता है क्वेश्चन करके कि व्हाट इज द साइज ऑफ कोलॉइड पार्टिकल इन, ए में बताना है नैनोमीटर स्केल में बताना है, बी में बताना है मीटर स्केल में बताना है, सी में बताना है सेंटीमीटर स्केल में बताना है, और डी में एंगस्ट्रम स्केल में बताना है। आई बात समझ में, बना लीजिएगा इसको, नोट कीजिए इसको। देखो क्या करना है, हम लोग को सब कुछ पता है, कन्वर्शन फैक्टर मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, तो आसानी से क्या कर सकते हो, कन्वर्शन फैक्टर के माध्यम से बना सकते हो। क्वेश्चन में जो आंसर जो आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप जानते हैं, ये चीज जानते हैं कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन में दे देगा एंगस्ट्रम में। तो क्या करेंगे भाई, आप तो बोलोगे कि सर तो पढ़ा है नैनोमीटर में, दे दिया एंगस्ट्रम में, दे देगा सेंटीमीटर स्केल में, दे देगा मीटर स्केल में, दे देगा नैनोमीटर स्केल में। तो देखो क्या होगा, जल्दी नोट कीजिए इसको, हम लोग करेंगे नहीं, एक मैं बता देता हूं, बाकी आप बना लीजिएगा खुद से, ठीक ना, क्योंकि आपको पढ़ा दिया जा चुका है सब बेसिक चीजें। देखो अगर हम बात करेंगे नैनोमीटर स्केल के केस में, है ना, तो देखो तो हम लोग दिया हुआ है कि इन नैनोमीटर स्केल में तो आपको पता है कि साइज जो है कितना बाबा, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1 नैनोमीटर से लेकर के कितना, 1000 नैनोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। बी में देखेंगे इन मीटर स्केल की अगर बात करेंगे तो आपको साइज पता होगा, है ना, कि 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, 10 के पावर -9 मीटर हो जाएगा। इसीलिए 1000 नैनोमीटर में कितना हो जाएगा, 1000 गुना 10 के पावर -9 मीटर हो जाएगा ना। 1 नैनोमीटर में इतना मीटर होता है, तो 1000 नैनोमीटर में क्या करेंगे, इसमें से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा। तो देख, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1000 को 10 के पावर 3 गुना 10 के पावर कितना -9 मीटर, यानी कि 9 में से 3 कितना, 10 के पावर -6 कितना मीटर हो जाएगा। तो इन मीटर स्केल की बात करेंगे तो जो साइज हो जाएगा, कहां से, मिनिमम वैल्यू कितना, 10 के पावर -9 मीटर, 1 नैनोमीटर के बदले में बात लिख सकते हैं इसको,
यानी 10⁻⁹ मीटर से लेकर कहाँ तक 10⁻⁶ मीटर, इतना के बदले ये लिख सकते हैं 6 मीटर ले सकते हैं। तो मान लो कि ऑप्शन में नैनोमीटर न देकर के ऑप्शन में ये दे देगा तो ये भी सही है ना। सी में देखो, सी में क्या है, इन सेंटीमीटर स्केल। तो सेंटीमीटर स्केल में कैसे निकलेगा बताओ तो। मेन साइज क्या आता है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना, 10⁻⁹ मीटर। और यहाँ पर 10 के पर मीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर में करेगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इतना मीटर में कितना, तो तुम बोलेगा 10⁻⁹ गुना 100 लिख सकते हो, और 10⁻⁷ कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। अब फिर क्या है, ये मिनिमम रेंज हो गया है ना, तो मिनिमम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया स्केल में। फिर यहाँ पर 1000 नैनोमीटर में कितना हो जाएगा बोल तो, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर 10⁻⁶ मीटर हो गया। अभी अभी कैलकुलेट किया था। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इतना मीटर में कितना हो जाएगा 10⁻⁶ गुना कितना 100, यानी 10 के पावर कितना -4 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्केल में अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा साइज इसका पार्टिकल का, कितना हो जाएगा बोलो, 10 के पावर माइनस कितना है -10 सेंटीमीटर, कहाँ चला गया 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से लेकर के 10 के पावर माइनस कितना 4 सेंटीमीटर। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक ना। अब बाकी आपको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर डी में, यहाँ पर देख लो डी में क्या है, इन एंगस्ट्रम स्केल में, एंगस्ट्रम स्केल में देखेगा तो मैं आपको बता दे रहा हूं, 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है, ठीक ना। और आप इसको क्या करना, कन्वर्ट करके बताइएगा इस तरह से, है ना, मिनिमम और मैक्सिमम कितना होगा। क्लियर है, चलिए इतना नोट कीजिए, तब हम लोग इसके बाद आगे की कहानी पढ़ते हैं, ठीक है, हो गया। चलो देखो लिखेंगे अब यहां तक हम लोगों ने देखा कोलॉइड क्या है ना, कौन कौन से प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, डिफरेंस देखा हम लोगों ने, डिस्पर्सन फेज क्या है, डिस्पर्सन मीडियम क्या है, फिर इसके बाद ट्रू सॉल्यूशन क्या है ना, ट्रू सॉल्यूशन हो गया, सस्पेंशन हो गया, कोलॉइड में क्या अंतर वो भी देखा, साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल देखा, है ना, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, है ना, अब होमवर्क में लिख लीजिएगा, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लीजिएगा आप इसको, है ना, HW में राइट द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलॉइड लिख लीजिएगा। वही वाला चीज लिखना है, एक तरफ प्रॉपर्टीज, एक तरफ ट्रू सॉल्यूशन, एक तरफ कोलॉइड, सस्पेंशन की तरफ नहीं जाना है, बस उतना में ना, कम से कम 5 से 6 पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो होमवर्क है, इसको लिख करके भेजना है। इसके बाद एक टर्म आता है, लिख लीजिएगा स्टार दे करके, क्रिस्टलॉइड क्या होता है, क्रिस्टलॉइड क्या होता है। क्रिस्टलॉइड जो होता है ये भी एक प्रकार का ट्रू सॉल्यूशन है। क्रिस्टलॉइड को ही क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, है ना। कहीं कहीं इंटरव्यू में मिलेगा, क्या होता है इसका एग्जांपल जो होता है ना, इसका एग्जांपल जो होता है शुगर सॉल्यूशन होगा, है ना, शुगर सॉल्यूशन, यूरिया का जो सॉल्यूशन होता है यूरिया सॉल्यूशन होता है, इसके बाद आपका सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। ये सब जितने भी हैं सब क्या है, एक प्रकार का क्रिस्टलॉइड है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, नोट कीजिए। इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड, मिटा दें, चलो लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। क्रिस्टलॉइड नाम पड़ा क्या, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन के जैसा होता है। अब क्रिस्टलाइन के जैसा मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड मत पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, बस लिख लीजिएगा यहां पर। नेक्स्ट हेडिंग देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड का क्लासिफाई कर ले, लिखेंगे देयर आर मेनली 3 criteria to classify the colloid।
माने तीन आधार हैं, तीन तरीके हैं जिसका कहता है। लिखेंगे पहला जो आधार था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अगर कोई क्लोराइड हम लोग बनाते हैं तो उसमें दो कंपोनेंट कौन कौन भाई, एक डिस्पर्सन फेज है, दूसरा क्या है डिस्पर्सन मीडियम है। तो डिस्पर्सन फेज का फिजिकल स्टेट कैसा है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, और डिस्पर्सन मीडियम का फिजिकल स्टेट कैसा है। तो उन दोनों के फिजिकल स्टेट के आधार पे भी ये क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम में किस तरह से इंटरेक्शन है उसके आधार पर भी। और तीसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल यानी डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम का पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डिस्पर्सन फेज, है ना। डिस्पर्सन फेज का टाइप कैसा है ना, उसके आधार पर हम लोग टोटल क्लोराइड को डिवाइड करते हैं। तो देखो कोई भी क्लोराइड हो गया उसको तीन क्राइटेरिया है क्लासिफाई करने के। कौन कौन, एक फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, दूसरा डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम में किस तरह का इंटरेक्शन है, किस तरह का लगाव है उसके आधार पे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डिस्पर्सन फेज, अगर कोई क्लोराइड है तो उसमें किस टाइप का डिस्पर्सन फेज पाया जाता है उसके आधार पर। ठीक है, नाम नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोगों ने टॉपिक देखा था कि क्लोराइड को क्लासिफाई किया था हम लोगों ने और बहुत सारा क्राइटेरिया था, है ना। तीन तरह का क्राइटेरिया था। इसमें पहला क्राइटेरिया था कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, यानी कि अगर हम लोगों ने क्लोराइड को क्लासिफाई किया उसके डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट के आधार पे, तो कितने प्रकार के क्लोराइड्स मिलते हैं। कहता है कि टोटल 7 प्रकार के 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 प्रकार के क्या मिलते हैं, क्लोराइड्स मिलते हैं। ठीक है, कहता है कैसे, अब देखते हैं हम लोग। कहता है कि ये डिस्पर्सन फेज है, ये डिस्पर्सन मीडियम है, ये टाइप्स ऑफ क्लोराइड है, यानी डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम को जब मिलाएंगे तो किस तरह का क्लोराइड बनता है और उस क्लोराइड के एग्जांपल क्या है ना। एनसीईआरटी में ये मेंशन है ना। एनसीईआरटी का टोटल डाटा ये, इसको याद रखना पड़ेगा, इसको याद रखने का कोई ट्रिक नहीं है आपको। चलिए एक बार मैं बता देता हूं कैसे कैसे क्या होता है। कहता है कि अगर डिस्पर्सन फेज का फिजिकल स्टेट अगर सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम में भी क्या है, सॉलिड है, तो कहता है कि जो टाइप ऑफ जो क्लोराइड बनेगा उसको बोलते हैं सॉलिड सोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको भाई मेरे, सॉलिड सोल बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जेम स्टोन होता है। जेम स्टोन देखेंगे, जो आप रिंग पहनते हो तो जैसे कोई पंडित उंडित के पास जाता है या किसी ज्योतिषी के पास जाता है तो देखा होगा कि जो रिंग होता है उसमें पत्थर रहता है ना, वो पत्थर कलरफुल रहता है। कोई बोलता है कि नीलम है, तो क्या क्या उसके बारे में बोलता है मेरे को पता नहीं है। तो वो जो रिंग में मोती है, लोग बोलते हैं ना कि ये मोती है, तो यहाँ पर नीलम है और क्या क्या बोलता है सब, है ना। तो वो सब जो स्टोन होता है जो आपके अंगूठी में जो लगाया जाता है उसी को बोलते हैं जेम स्टोन बोलते हैं, है ना। कुछ कलर्ड ग्लासेस होते हैं, है ना, सम कलर्ड ग्लास भी होता है, ठीक है, मतलब ऐसा ग्लास जो कलरफुल नेचर का होता है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल का एग्जांपल है, ठीक है। तो सॉलिड सोल समझ गए कि जब हमारा डिस्पर्सन फेज सॉलिड स्टेट में हो, डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड स्टेट हो, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो मिक्सिंग के बाद जो क्लोराइड बनेगा उस क्लोराइड को क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा एग्जांपल जेम स्टोन याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा चीज, डिस्पर्सन फेज अगर सॉलिड स्टेट का हो और डिस्पर्सन मीडियम अगर लिक्विड का हो तो वो जो बनता है उसको बोलते हैं सोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सोल बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड सोल नहीं, क्या बोलते हैं इसको, सोल बोलते हैं। और इसका एग्जांपल पेंट हो गया, ठीक है। पेंट आप देखते हो, जाते हो मार्केट में, बोलते हो कि हमको डिस्टेंपर दीजिए, पेंट करना है, तो पेंट बना करके देता है। तो करता क्या कि सॉलिड मटेरियल को लिक्विड में क्या करता है, मिलाता है और इसके बाद देता है। इसका एग्जांपल पेंट हो गया।
और सेल फ्लूइड हो गया। सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे जो सेल के अंदर के जितने भी कंटेंट्स होते हैं, है ना, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, जितने भी चीज होता है सबको बोलेंगे सेल फ्लूइड, विस्कस मटेरियल टाइप का होता है। ठीक है, चलिए फिर कहता है कि अगर डिस्पर्सन फेज आपका सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम अगर गैस से ले लिया जाए तो जो टाइप ऑफ क्लोराइड बनेगा वो कहता है एरोसोल बनता है। क्या बनता है? इसको एरोसोल बोलते हैं। स्मोक हो गया, धुआं टाइप का, जो धुआं होता है स्मोक, है ना, सिगरेट पीते हो तो धुआं निकलता है ना, उसको बोलते हैं क्या? स्मोक। वहां पर स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। अब इसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे निकोटीन वगैरह क्या क्या होता है जो हम लोग लेते हैं अंदर में चला जाता है, लंग्स को खराब करता है, ठीक ना। तो स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, है ना। डस्ट देखते हैं आप लोग का जो कोचिंग है बाजार समिति में इलाके में कितना रोड पे धूल कर उड़ते रहता है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है? डस्ट है। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। स्मोक हो गया, डस्ट, ये सब याद रखिएगा। ये सब इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट हो गया मेरा लिक्विड। पहला देखा फिजिकल स्टेट, अगर डीपी का सॉलिड 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 है ना, सॉलिड लिक्विड गैस ऐसे क्लासिफाई करना है। फिर कहता है कि जब अगर डिस्पर्सन फेज लिक्विड स्टेट में हो और डिस्पर्सन मीडियम अगर सॉलिड हो तो बनता है जेल, बनता है। क्या बनता है? जेल। जेल का एग्जांपल चीज हो गया, जो पनीर जिसको बोलते हैं, बटर हो गया, जेलीज हो गया, ठीक है, जिसे खाते हैं ना जेलीज, ये क्या करते हैं उसको, अरे जेलीज नहीं होता है, रेड कलर का आता है, उसको लोग केक पे लपेट करके, ब्रेड पे लपेट के खाते हैं। तो चीज, बटर क्या? जेलीज हो गए। लिक्विड अगर डिस्पर्सन फेज अगर आपका लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम अगर लिक्विड हो गया तो वो जो बनता है क्लोराइड उसको बोलते हैं इमल्सन। क्या बोलते हैं उसको? इमल्सन बोलते हैं। एग्जांपल इमल्सन का मिल्क हो गया, हेयर क्रीम हो गया, ठीक ना। मिल्क समझते हैं, दूध। लिक्विड हो गया, गैस हो गया, है ना। यहाँ पर डिस्पर्सन फेज और लिक्विड, डिस्पर्सन मीडियम अगर गैस है तो फिर से क्या बनता है? एरोसोल बनाता है। अब ये वाला एरोसोल और ये वाला एरोसोल में अंतर है। अगर क्वेश्चन में अगर आपको पूछ दिया कि एरोसोल और एरोसोल में अंतर है तो यहाँ पर कोई अंतर डिफरेंशिएट नहीं कर पाइएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर डिस्पर्सन फेज लिक्विड हो और डिस्पर्सन मीडियम गैस है तो किस टाइप का क्लोराइड बनेगा? तो एरोसोल। आपसे बोलेगा कि अगर डिस्पर्सन फेज सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम अगर गैसियस है तो एरोसोल किस टाइप का क्लोराइड बनेगा? तो बोलेंगे एरोसोल। अंतर क्या है? फिजिकल स्टेट में अंतर करेगा, ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम्पल में अंतर कर जाएगा। अब जैसे फॉग है, कुहासा, मिस्ट है जिसको ओस बोलते हैं, ठीक ना। क्लाउड हो, बादल हो गया, या इंसेक्टिसाइडल स्प्रे हो जाता है, जो देखोगे खेतों में किसान लोग पीठ पे क्या करता है कि एक डब्बा में स्प्रे रखता है लिक्विड टाइप का और उसको मशीन से क्या करता है पूरे खेत में छिड़काव करता है। तो इंसेक्ट को मारने वाला जो स्प्रे होता है वो भी किस नेचर का होता है? क्लोराइडल नेचर का। कौन सा क्लोराइड होगा? एरोसोल टाइप का होता है। क्लियर है? फिर क्या करता है कि एक गैस है, डिस्पर्सन फेज, मतलब फिजिकल स्टेट डिस्पर्सन फेज का क्या है इस बार? गैस। और डिस्पर्सन मीडियम का क्या? सॉलिड। तो अगर गैस को अगर सॉलिड में मिलाया जाए तो ये बनता है सॉलिड सोल बनता है। यहाँ वाला सॉलिड सोल में और यहाँ वाला सॉलिड सोल में अंतर है, ठीक है। अब लड़के पूछेंगे कि तरह अंतर तो दोनों का नाम सेम क्यों है? नाम सेम है, डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट के आधार पर दिया गया है, ठीक है ना। ये भी सॉलिड सोल, ये भी सॉलिड सोल। आपको याद रखना पड़ेगा प्यूबिक स्टोन, फोम, रबर। प्यूबिक स्टोन क्या आता है? आप देखोगे कि भी जहाँ चिमनी जो होता है, जो ईंट का जो भट्ठा होता है, वहां पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि ईंट जो है जल जाता है ना। कोई जला हुआ ईंट जो देखोगे उसी को काला काला होता है, तो उसी को बोलते हैं क्या? प्यूबिक स्टोन बोलते हैं। फोम तो आप समझते ही हो, रबर तो फोम रबर है, रबर नहीं फोम रबर, ठीक है ना। जैसे कि यह जो आपको गद्दा होता है जिस पर आप बैठते हो, है ना, उस टाइप की बात हो रही है, ठीक है ना। गैस हो गया, फिजिकल स्टेट मेरा डिस्पर्सन फेज का गैस, डिस्पर्सन मीडियम का क्या? लिक्विड है। तो गैस को जब लिक्विड में मिक्स करेंगे तो ये बनेगा क्या? आपका फोम बनता है, ठीक है। अब फ्रोथ, फोम का एग्जांपल क्या होगा? फ्रोथ। फ्रोथ का मतलब झाग जो होता है ना। व्हिप्ड क्रीम, जो दही को हम लोग क्या करते हैं कि दही से जब हम लोग क्रीम को सेपरेट करके देखते हैं, मथनी से मथते हैं, तो देखोगे क्या होगा कि एक लेयर जो बन जाता फूला हुआ टाइप का, झाग टाइप का, वो हमारा जो क्रीम होता है उसी को बोलते हैं व्हिप्ड क्रीम, है ना। और सोप लेदर, सोप का मतलब साबुन और लेदर का मतलब झाग, यानी कि जो साबुन वगैरह इस्तेमाल करते हैं उससे जो झाग निकलता है वो भी क्या एक प्रकार का? फोम है। फोम क्या एक प्रकार का? क्लोराइड से। ये टोटल 8 प्रकार के क्लोराइड मिला। तो आपको एग्जाम्पल में याद रखना है, मैं एग्जाम्पल बता देता हूं कौन कौन जो पूछा जाता है सबसे ज्यादा। याद रखिएगा एरोसोल,
ये एरोसोल याद रखिएगा, जेल याद रखिएगा और इमल्सन याद रखिएगा। यानी कि यहाँ से 3 नंबर से लेकर के और ये 6 नंबर का 3 4 5 6 ये सबसे ज्यादा पूछता है, सबसे ज्यादा पूछता है, ठीक है ना। यहां से लेकर के यहां तक, यहां तक तब वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखने इसको, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं पूछता है। स्मोक पूछेगा, डस्ट पूछेगा, चीज, बटर, जेल, मिल्क, इमल्सन। हम लोग को पढ़ना है जेल, इमल्सन और सोल के बारे में पढ़ना, बस 3 चीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए इसको, हो गया। चलिए अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, है ना, कि कौन कौन है ना, लिखेंगे। 2-3 इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें कि इमल्सन पढ़ना है हम लोग को, है ना, जेल पढ़ना है और सोल के बारे में पढ़ना है। नोट करो इसको जल्दी से, बता दें। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन तुम्हारे मन में राइज हो रहा होगा कि सर डिस्पर्सन फेज सॉलिड 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 लिया, डिस्पर्सन फेज लिक्विड 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 लिया, लेकिन 3 बार लिया, लेकिन यहाँ पर डिस्पर्सन फेज फिर गैस और गैस ही है। आप कहना ये चाहते हैं कि सर गैस भी यहाँ पर हो और यहाँ पर भी गैस हो, तो गैस को गैस में मिलाएंगे तो क्या कोई क्लोराइड बनेगा या नहीं बनेगा? आप लोग सोच के बताइए, 10 सेकेंड का टाइम देते हैं। गैस को गैस में जब मिलाएंगे तो मेरे को बताइए कि क्लोराइड बनेगा या नहीं बनेगा। पहले ये बताओ कि एयर जो है, जो हवा जो है एयर, वो कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस की हेट्रोजीनियस होता है? पढ़ाए होंगे, याद कीजिए, याद कीजिए कि एयर जो होता था वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, पढ़ा है ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्लोराइड जो होता है वो कैसा होता है, हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। तो ये तो गैस को गैस में जब मिलाएंगे तो ये तो मेरा बन गया होमोजीनियस, लेकिन हमको पढ़ना क्या है, हेट्रोजीनियस, है ना। लिखेंगे, क्वेश्चन है वाई गैस इन गैस, यानी कि गैस को गैस में, है ना, वाई गैस इन गैस नॉट फॉर्म एनी क्लोराइड। क्यों? गैस को गैस में जब मिलाएंगे तो क्यों नहीं कोई क्लोराइड बनता है? क्योंकि गैस को गैस में जब मिक्स करते हैं तो होमोजीनियस नेचर का फॉर्मेशन करता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो होमोजीनियस होता है उसका सेम फिजिकल स्टेट में अपीयरेंस होता है। जैसे कि बहुत सारे एयर में देखा जाएगा, बाहर निकलेगा, सांस लेते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CO2 है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी, बहुत सारे गैसेज हैं। लेकिन क्या आप उनको अलग कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो, है ना। क्या उनके फिजिकल से डिफरेंशिएट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जब सेम स्टेट में आता है उसको बोलेंगे होमोजीनियस। और आपको पता है कि क्लोराइड कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है ना। तो कोई भी क्लोराइड होगा वो कैसा नेचर का, हेट्रोजीनियस होगा। लेकिन गैस में गैस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, होमोजीनियस बनेगा। तो लिख लेंगे कि द गैस इन गैस फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। वाइल क्लोराइड जो होता है, क्लोराइड आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो गैस इन गैस not from any chloride। आई बात समझ में? दैट इज कह सकता है, क्या कह सकता है बताओ तो? हम बोल सकते हैं कि गैस प्लस गैस नॉट क्लोराइड, है ना। क्योंकि गैस और गैस मिलकर क्या बना जाएगा, होमोजीनियस बनाता है। और क्लोराइड क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। आई बात समझ में? इसको खोपचे में डाल दीजिएगा, खोपचा समझता है ना, ठीक है। चलिए अब बारी बारी से देखेंगे, पहले ही क्लासिफिकेशन में कुछ कुछ बातें देखते हैं, ठीक है। नोट करो इसको। सबसे पहले पढ़ेंगे, हेडिंग दीजिएगा इसी में, सोल के बारे में। किसके बारे में बाबू? सोल के बारे में पढ़ेंगे। लिखेंगे सोल क्या होता है। लिखेंगे
ऐसे कर दो, सम इम्पोर्टेंट कोलोवाइड, इस तरह से दे दिया हेडिंग करके, है ना। पहला पढ़ेंगे सोल क्या होता है ना। क्या कहता है सोल के बारे में, कहता है कि जब सॉलिड को लिक्विड में क्या करेंगे, मिलाएंगे। याद रखिए, जब किसी सॉलिड को लिक्विड में यदि मिलाएंगे तो उसका जो अपीयरेंस होगा, है ना, वो फ्लूइड टाइप का होता है। कैसा होता है, फ्लूइड टाइप का, है ना। लिक्विड नहीं बोलना है, फ्लूइड टाइप का। तो जब फ्लूइड टाइप का कोई भी कंपोनेंट को जब मिक्स करते हैं, अगर उसका अपीयरेंस फ्लूइड टाइप का होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सोल बोलते हैं। तो सोल के केस में डिस्पर्सन फेज क्या था, सॉलिड, और डिस्पर्सन मीडियम क्या था, लिक्विड होता। बोले हैं, लिखेंगे कि द टाइप ऑफ कोलोवाइड in which solid act as dispersion phase and liquid act as dispersion medium, है ना, then it form क्या, सोल। बोल रहे हैं, यानी फॉर्म क्या, सोल। या इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, द सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड विच आर appeared एज, किस तरह से अपीयर हो गया, appeared एज फ्लूइड इज कॉल्ड क्या, बोलो क्या कहेंगे उसको, सोल बोलेंगे। आई बात समझ में, लिखेंगे द नेचर ऑफ सोल्स जो होगा डिपेंड अपॉन डिस्पर्सन मीडियम, ज्यादा अच्छा रहेगा, नेचर ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। यानी कि डिस्पर्सन मीडियम क्या लेते हो, इसके आधार पे सोल डिपेंड करेगा। मतलब कि अगर सोल के टाइप्स की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा किस पर, नेचर ऑफ डिस्पर्सन मीडियम पर। यहां पर जो मैंने बोला कि सॉलिड जो मटेरियल होगा वो कैसा काम करेगा, डिस्पर्सन फेज का, और लिक्विड जो है कैसा काम करेगा, डिस्पर्सन मीडियम का। यानी कि फिजिकल स्टेट अगर हमारा सॉलिड है किसका, डिस्पर्सन फेज का, और लिक्विड जो है डिस्पर्सन मीडियम का अगर फिजिकल स्टेट है, तो उन दोनों को मिक्स करने पर, दोनों को डिस्पर्स एक दूसरे में डिस्पर्स करने पर जो कोलाइड बनेगा, उस कोलाइड को क्या बोलेंगे, सोल बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर लिखवा दिया और करके, द सॉलिड डिस्पर्स इन लिक्विड विच आर अपीयर एज कैसा, फ्लूइड के जैसा अपीयरेंस हो, तो उसको भी क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। ये डिफिनेशन मिले या ये डिफिनेशन मिले, दोनों में से कोई, ठीक ना। तो लिखेंगे टाइप ऑफ सोल, ठीक ना, जल्दी करो। लिखेंगे टाइप ऑफ सोल, टाइप्स ऑफ सोल on the basis of nature of dispersion medium, souls are of 4 types। कौन कौन, 4 टाइप्स होगा। कौन कौन, इसमें एक कर देना, एक्वा सोल, या इसी को बोलते हैं हाइड्रोसोल बोलते हैं, ठीक ना। तो क्या था, हम लोग किसके बारे में बोल रहे हैं, डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर। तो कहता क्या है कि अगर डिस्पर्सन मीडियम आपका कैसा हो, हाइड्रो का मतलब वाटर, एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर, तो वैसा सोल जिसका डिस्पर्सन मीडियम वाटर हो या लिक्विड हो, है ना, सॉरी लिक्विड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वाटर हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्वा सोल, ठीक ना। एक्वा का मतलब एक्वस जलीय, है ना, और हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। तो लिख लेंगे द सोल in which water is act as dispersion medium, then it form aqua sol, या इसी को क्या बोलेंगे,
हाइड्रोसॉल। बस डिफिनेशन पूछता है सीबीएसई में 1 नंबर का, व्हाट डू यू मीन बाई एक्वासॉल, है ना। तो डिस्पर्सन मीडियम यदि वाटर हो जाएगा तो क्या उसको बोलेंगे, एक्वासॉल। ठीक है, जल्दी करो। यहाँ पर लिख दें बी, देखो यहाँ पर बी लिख देता हूं, पहले ये लिखना फिर इस पर लिखना। यहाँ पर लिखना अल्कोसॉल, ALCO, अल्कोसॉल। अल्को का मतलब अल्कोहल, लिखेंगे कि द सॉल इन विच अल्कोहल इज एक्ट एज डिस्पर्सन मीडियम, देन इट इज कॉल्ड क्या, अल्कोसॉल। आई बात समझ में, ये आपका बी हो गया, ठीक है। अल्कोसॉल बोले या अल्कोहल सॉल बोले तो बोल दीजिएगा, अल्को और एक्वा में कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक ना। चल मिटा दीजिए इसको, नीचे वाला को सी में लिखेंगे हम लोग। सी में लिखिएगा बेंजोसॉल। बेंजोसॉल, बेंजो का मतलब क्या होता है, बेंजीन। क्या होता है मेरे बाबू, बेंजीन। यानी कि द सॉल इन विच बेंजीन इज एक्ट एज डिस्पर्सन मीडियम, ना, देन द सॉल इज कॉल्ड बेंजोसॉल, ना। डी में लिख लीजिएगा एरोसॉल। एरोसॉल, एरो का मतलब होता है, एरोसॉल का मतलब होता है एयर। क्या होता है, एयर। लिखेंगे कि व्हेन एयर, बगल में लिखना है गैस, है ना। क्या होगा, व्हेन एयर इज एक्ट एज डिस्पर्सन मीडियम, then the sol is called aerosol। देखो सिर्फ डिस्पर्सन मीडियम की बात हुई है, डिस्पर्सन फेज ऑलवेज किस फिजिकल स्टेट में रहेगा, सॉलिड में रहेगा, ठीक ना। तो ये हो गया सोल के बारे में, ठीक ना। चल बिठा दे इसको, चलो देखो। तो ये सब सीबीएसई बोर्ड में पूछता है, बिहार बोर्ड में भी पूछता है, ऐसा नहीं कि बिहार बोर्ड में नहीं पूछता है, बिहार बोर्ड में भी पूछता है, ठीक ना। पूछेगा कि एक्वासॉल किसको बोलते हैं, अल्कोसॉल क्या होता है, एक एक नंबर में। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे देगा इस तरह से, ठीक ना। जैसे कि मैं यहाँ पर देखो इस तरह से स्टार लेकर के लिख लो, यहाँ पर लिखना टाइप ऑफ सोल, एक तरफ लिख लेना डिस्पर्सन मीडियम, है ना। तो देखो, तो अगर मैं बोलूंगा कि एक्वासॉल है, क्या है, एक्वासॉल है, तो डिस्पर्सन मीडियम क्या, एक्वा मतलब वाटर, है ना। अगर मैं बोलूंगा कि अल्कोसॉल है, अल्कोसॉल है, तो डिस्पर्सन मीडियम क्या, अल्कोहल, ठीक ना। अगर मैं बोलूं कि बेंजोसॉल है, बेंजोसॉल है, तो डिस्पर्सन मीडियम क्या हो जाएगा तेरा, बेंजीन। क्लियर है। अगर मैं बोलूं कि तेरे पास एरोसॉल है, एरोसॉल है, तो डिस्पर्सन मीडियम तेरा क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज आपको इसलिए बता दिया गया था कि आपको बोर्ड में लिखने के लिए आगे लिख दे सकते हैं, ठीक ना। और नहीं तो आप बस इसको याद रखिएगा, ठीक ना, एकदम सिंपल में। कौन सा सॉल है, उसका डिस्पर्सन मीडियम क्या है। ये सारे के सारे जो डिस्पर्सन मीडियम का जो फिजिकल स्टेट है, कैसा है बोल, फिजिकल स्टेट कैसा है, लिक्विड, ये क्या हो गया, बेंजीन, और ये क्या हो गया, एयर हो गया। तो सॉलिड को किस में मिलाते हैं, सॉलिड जब लिक्विड में मिलेगा तो क्या बनेगा, तो सब क्या होता है, लिक्विड होगा। तुम ये मत बोलना कि सर एयर है तो ये तो हवा है, तो उसके मीडियम पे डिपेंड करेगा, ठीक ना। छोड़ो, यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोग को, है ना, छोड़ दे। याद रहेगा, ये सारे के सारे इन सब क्या है, ये सब आपके सोल्स हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। चल क्वेश्चन तेरे से मैं पूछ लूं, जल्दी करो, जल्दी करो। मैं अगर तेरे से क्वेश्चन इस तरह से पूछ लूं, मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि सॉलिड इन लिक्विड
फॉर्म, ए में सॉलिड सॉल, बी में सॉल, सी में जेल, डी में इमल्सन। क्या मारेंगे आंसर? सॉलिड को जब लिक्विड में डिस्पर्स करते तो क्या बनता है? सॉलिड सॉल की सॉल सॉल हो जाएगा। क्वेश्चन तरह से इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि द सॉल इन विच एयर इज एक्ट एज डीएम डिस्पर्सन मीडियम इज, क्या होगा? यहां पर दे देगा बेंजोसॉल, बी में एक्वासॉल, सी में दे देगा तेरे को एरोसॉल, डी में देगा अल्कोसॉल। क्या मारेंगे बोल? एयर एक्टेज क्या हो जाएगा? एरोसॉल। इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इंपॉर्टेंट कोलवाइड से में देखा सोल देख लिया, दूसरा देखेंगे जेल। जल्दी कीजिए बेटे इसको। दूसरा देखना जेल के बारे में। जेल क्या होता है बताओ? जब लिक्विड को किस में डिजोल्व करेंगे? सॉलिड में, है ना। लिखेंगे when liquid dispersed into solid, then the formed colloid is called क्या बाबा? जेल हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि द सॉल, ऐसे कर देते हैं और करके लिख लीजिएगा कि इन जेल के केस में डीपी प्लस क्या? डीएम। तो डीपी कौन सा हो जाएगा? देख दो, व्हेन लिक्विड डिस्पर्स यानी कि लिक्विड हो जाएगा लिक्विड, और डीएम कौन सा हो जाएगा? सॉलिड। यानी कि बोल सकते हैं कि वैसा जेल जिसमें कि डिस्पर्सन फेज क्या होगा? लिक्विड हो, और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा? सॉलिड होगा, ठीक ना। क्वेश्चन में पूछेगा इस तरीके से, लिक्विड इन सॉलिड फॉर्म, ऑप्शन दे देगा सोल, सी में दे देगा जेल, डी में देगा इमल्सन और डी में दे देगा नन। क्या मारेंगे? जेल मारेंगे। क्लियर है? नोट कीजिए। लिखेंगे टाइप ऑफ जेल। लिखेंगे टाइप ऑफ जेल, ये हटा देना हेडिंग अब, है ना। टाइप ऑफ क्या बाबा? जेल। जेल लिखना दो तरह का होता है। एक होता है इलास्टिक जेल। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी हो। जैसे कि रबड़ देखा आपने, तो रबड़ को क्या करोगे कि खींचोगे तो फिर से वो अपने पोजीशन में आ जाएगा, खींच करके छोड़ दोगे तो फिर से अपने पोजीशन में आ जाएगा। तो जिसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी जो वेरी सॉफ्ट हो, उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक जेल बोलते हैं, ठीक है। स्टार्च हो गया, गम हो गया, ये सब जितने भी होते हैं सब सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इलास्टिक जेल होते हैं, है ना। लिख दीजिए रबड़ हो गया, ये सब क्या है? इलास्टिक जेल। लिख लेंगे द जेल which are having the properties of elasticity is called इलास्टिक जेल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलास्टिक जेल बोलेंगे, ठीक है ना। इसका एग्जांपल लिख लेना यहाँ पर।
एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक जेल जो होता है लिख लीजिएगा, स्टार्च हो जाता है ना, रबर हो जाएगा, गम हो जाता है, etc। प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी सॉफ्ट नेचर का होता है। क्या होता है? इलास्टिक जेल जो होता है इट इज सॉफ्ट इन नेचर, सॉफ्ट इन नेचर। आई बात समझ में? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत सॉफ्ट है तो बहुत कम होता है। तो चलिए ये हो गया इलास्टिक जेल। बी में लिखेंगे हम लोग, हटा दें, बी में लिखेंगे नॉन इलास्टिक जेल, लिखेंगे नॉन इलास्टिक जेल। नॉन इलास्टिक जेल क्या होता है? लिखेंगे द जेल which are not having the properties of elasticity, ठीक ना? यानी कि वैसा जेल जिसमें इलास्टिक की प्रॉपर्टीज नहीं हो, इलास्टिसिटी नहीं हो, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी, सॉरी नॉन इलास्टिक जेल बोलते हैं। कहता है कि द जेल which are not having the properties of elasticity is called नॉन इलास्टिक जेल बोलेंगे। क्लियर हो गया? ये क्या होगा? दे आर रिजिड एंड, ऐसे लिखो, दे आर हार्ड एंड रिजिड इन नेचर। कैसा होगा? हार्ड होगा और कैसा होगा? रिजिड होगा, ठीक ना? इसका एग्जांपल लिखिएगा, एग्जांपल ऑफ नॉन इलास्टिक। देखो अब क्या क्या नॉन इलास्टिक जेल पढ़ रहे थे? द जेल विच आर नॉट हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड इलास्टिक जेल। नॉन इलास्टिक जेल हार्ड होगा, रिजिड होगा, ठीक ना? कहता है कि एग्जांपल ऑफ नॉन इलास्टिक जेल में याद रखिए कौन सा? सिलिका जेल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बोलेंगे कि सिलिका जेल कैसा जेल है? इलास्टिक कि नॉन इलास्टिक? तो क्या बोलेंगे? नॉन इलास्टिक। क्या कहता है कि सिलिका जेल जो होता है इट इज फॉर्म्ड बाय कॉन्सेंट्रेटेड HCl और प्लस क्या होता है? सोडियम सिलिकेट। सिलिकेट याद रखना, सोडियम सिलिकेट में कॉन्सेंट्रेटेड HCl को जब मिलाएंगे तो क्या बनता है? सिलिका जेल बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका नॉन इलास्टिक जेल, ठीक है ना? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? इमल्सन के बारे में। तो नोट कीजिए जल्दी से। हो गया? चलो देखो, तो सोल पढ़ लिया, जेल पढ़ लिया हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग देखते हैं, लिखेंगे, हेडिंग देंगे इमल्सन। चलिए हेडिंग लगाइए तो इमल्सन। तब तक हम थोड़ा इंक डाल लेते हैं। क्या हाल है आप लोग के गांव की तरफ का? कोरोना अपडेट कितना मरीज है आप लोग के डिस्ट्रिक्ट में? क्या हाल है? सहरसा वाले, सुपौल वाले सब लोग ठीक हैं? सहरसा उधर कोसी में तो बाढ़ आ गया होगा जी? नहीं, अब तक बाढ़ आया कि नहीं आया? हम लोग रहते थे उधर ना, बहुत बाढ़ आता था, पानी बहुत आता था, बहुत प्रॉब्लम झेले हम लोग। सहरसा, सुपौल, ये सब जो है ना इलाका एकदम खतरनाक इलाका है। चल देख इधर, बुरा नहीं मानेगा, ठीक है ना? मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ सहरसा सुपौल वाला का, बहुत अच्छा लोग रहते हैं वहां पे, इंसान बहुत अच्छे हैं, स्मार्ट लोग भी रहते हैं उधर। चल देख इधर, ये हो गया तेरा जेल के बारे में, सोल के बारे में। अब हेडिंग डालो। तीसरा जो हमारा होगा, तीसरा जो टाइप का हमारा जो इंपॉर्टेंट जो क्लोराइड होगा उसके बारे में पढ़ते हैं, इमल्सन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इमल्सन के बारे में। इमल्सन क्या होता है? लिक्विड को लिक्विड में डिजोल्व कर देंगे। यानी कि इमल्सन एक प्रकार का वैसा क्लोराइडल है, वैसा क्लोराइडल सोल्यूशन है, वैसा क्लोराइड है जिसमें कि लिक्विड डिस्पर्सन फेज की तरह काम करेगा
और लिक्विड ही डिस्पर्सन मीडियम की तरह काम करेगा। तो लिखेंगे द टाइप ऑफ colloid in which the physical state of both dispersion phase and dispersion medium are क्या बाबा? लिक्विड। ठीक है ना? इसी को हम लोग ऐसे भी लोग बोलता है कि when liquid dispersed in liquid then it form क्या बनाएगा? it form इमल्सन। क्या बनाएगा? इमल्सन। हो गया। यानी कि अगर मैं बोलूं कि इमल्सन है ना, तो जब इमल्सन होगा तो लिक्विड प्लस क्या? लिक्विड। ठीक ना? यानी कि आपका डीपी भी होगा लिक्विड और डीएम भी क्या होगा? आपका लिक्विड। डीएम स्टैंड फॉर डिस्पर्सन मीडियम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मत समझ लेना। ठीक है ना? चल हो गया। लिखेंगे टाइप ऑफ इमल्सन। लिखेंगे टाइप ऑफ इमल्सन। इमल्सन दो प्रकार का, कौन कौन? एक होता है OW टाइप इमल्सन। लिखिएगा OW टाइप इमल्सन, और दूसरा में लिखिएगा WO टाइप इमल्सन। ठीक ना? तो ये इसको कर लेना A और इसको कर लीजिएगा B। लगता है बहुत ज्यादा हो गया क्या आज का डोज? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप पढ़ेंगे, इमल्सन के बारे में 10-15 मिनट पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग सेकेंड क्राइटेरिया वाला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक ना? इसके बाद थर्ड, यानी कि नेक्स्ट क्लास में टोटल क्लासिफिकेशन हम लोग फिनिश कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।